करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5। प्रीवियस लेक्चर में हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया था थॉरली हम डिस्कस कर रहे थे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनमें से हमने अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को यूज किया था, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। और इसकी ये डिसऑर्डर बेसिकली क्या है, इसका जो है सिम्टम्स क्या है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस वीडियोस में हमने देखी थी। आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली इसका क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। जी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और इसको चाइल्डहुड डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल की अटेंशन में डेफिसिट्स होते हैं, अटेंशन में कमी आ रही होती है, और हाइपर एक्टिविटी होती है कि जितना उस पर्सन को, उस बच्चे को एक्टिव होना चाहिए वो उससे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसका हम कहते हैं जी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। आप परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इन अटेंशन कि एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा मुसलसल या मुस्तकिल एक पैटर्न जिसमें इन अटेंशन होती है कि प्रॉपरली वो एक इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाता, और हाइपर एक्टिविटी या फिर हाइपर एक्टिविटी होती है, इम्पल्सिविटी होती है, दैट इंटरफेयर्स विद फंक्शनिंग, जो कि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ जो है वो उसमें मुदाखलत पैदा करते हैं, और जो आपकी एक डेवलपमेंट होती है, नॉर्मल डेवलपमेंट, उसमें भी मुदाखलत होती है इसकी वजह से। अब यहाँ पे हम दो पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया, करेक्टराइज किस तरह से, 1 और 2। अब 1 में क्या है, अटेंशन, और इसके फर्दर इन अटेंशन में भी फर्दर जो सिम्टम्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। अगर किसी क्लाइंट को हमने डील करना हो या कोई क्लाइंट हो तो हम उसको कैसे डायग्नोज करते हैं कि इसको ADHD है। सबसे पहले क्या है, इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी को देखेंगे। अगर ये दोनों चीजें हैं तो फिर हम फर्दर किन चीजों को देखेंगे। फर्दर फिर हम दो चीजों में डिवाइड कर लेंगे चीजों को, पार्ट फर्स्ट में एंड पार्ट सेकंड में। अब पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे इन अटेंशन। इन अटेंशन में डिफरेंट सिम्टम्स होंगे। उन सिम्टम्स में से कोई सी 6 सिम्टम्स 6 महीनों के लिए अगर प्रेजेंट होते हैं तो फिर हम इसको पार्ट 1 के जो उसमें अगर वो क्राइटेरिया में पूरा आ रहा है तो फिर हम इसको इन अटेंशन में डायग्नोज कर देते हैं। फिर उसके बाद जब हम इसके पार्ट 2 में सिम्टम्स को देखते हैं, उसमें हम 6 और मोर सिम्टम्स देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि 6 और मोर सिम्टम्स 6 महीने के लिए प्रेजेंट होना जरूरी है इन अटेंशन में से, और 6 और मोर सिम्टम्स का प्रेजेंट होना जरूरी है हाइपर एक्टिविटी की डोमेन में। यानी कि ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड हमारे पास होगा हाइपर एक्टिविटी। तो इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी के जो फर्दर सिम्टम्स उन्होंने बताए हुए हैं DSM-5 TR में, उसमें हम 6 अलामतों को देखेंगे या 6 से ज्यादा अलामतों को देखेंगे 6 महीने के टाइम के लिए। अगर 6 मंथ्स में 6 और मोर सिम्टम्स एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती हैं इन अटेंशन में से और हाइपर एक्टिविटी में से, तो फिर हम उनको डायग्नोज करते हैं कि ये ADHD है। लेकिन इसमें एक और चीज भी ऐड होगी। वो क्या होगी कि अगर तो एक इंडिविजुअल की जो एज है वो 17 से ज्यादा है, यानी कि 17 है या 17 से ज्यादा उसकी उम्र है, तो फिर हम 5 या 5 से ज्यादा अलामत के बारे में देखते हैं। और अगर उसकी एज जो है वो 17 से कम है तो फिर हम 6 या 6 से ज्यादा जो है वो सिम्टम्स को देखते हैं। अगर वो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं इन अटेंशन में भी 6 अलग से, और हाइपर एक्टिविटी में भी 6 सिम्टम्स अलग से, अगर ये सिम्टम्स मौजूद होते हैं तो फिर हम डायग्नोज करते हैं कि ये ADHD है, अगर सिम्टम्स 6 मंथ के लिए प्रेजेंट होती हैं। एक चीज। दूसरी चीज, अगर बड़े हैं 17 या 17 साल से ज्यादा उनकी उम्र है तो फिर ये सिम्टम्स शो होते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम,
5 या 5 से ज़्यादा जो है वो सिम्पटम्स का ज़ाहिर होना ज़रूरी होता है इसको डायग्नोज़ करने के लिए। इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी हम देखेंगे कि ये जो सिम्पटम्स होते हैं, इनकी वजह से उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, उनकी एकेडमिक लाइफ़ है, उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ़ है, ये भी डिस्टर्ब होती है कि इसमें भी खलल पैदा होता है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगा। और इसके साथ-साथ ये जो सिम्पटम्स जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो किसी और फैक्टर की वजह से, किसी भी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, किसी न किसी एक्सटर्नल बिहेवियर की वजह से प्रेज़ेंट ना हो, तो फिर हम इसको डायग्नोज़ करते हैं कि बाज़ औक़ात आप किसी की बात को समझ नहीं पाते, तो जब आप इंस्ट्रक्शंस ही आपको प्रॉपरली नहीं मिलती, आप उनको समझ ही नहीं पाते और उसकी वजह से फिर आपका काम की तरफ ध्यान नहीं रहता, तो इसको फिर हम फ़ोकस नहीं करेंगे या इसको हम डायग्नोज़ नहीं करेंगे कि ये इनअटेंशन एडीएचडी की वजह से है क्योंकि वो उसके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स मौजूद हैं। तो अदर एनवायरमेंटल या सोशल या किसी भी टाइप के फैक्टर्स मौजूद ना हों और ये सिम्पटम्स स्पेसिफिकली इनअटेंशन के साथ बिलॉन्ग करती हों और 6 और मोर सिम्पटम्स जो है वो बच्चों के लिए 6 महीनों के लिए जबकि बड़ों के लिए यानी कि 17 या 17 साल से ज़्यादा एज के लोगों के लिए 5 या 5 से ज़्यादा अलामात का ज़ाहिर होना ज़रूरी होता है 6 महीनों के टाइम के लिए। फिर हम इसको डायग्नोज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से सिम्पटम्स होते हैं जिनका ज़ाहिर होना ज़रूरी होता है इसके लिए। जी, ऑफ़न फेल्स टू गिव क्लोज़ अटेंशन कि जिस जगह पे एक इंडिविजुअल को, एक बच्चे को क्लोज़ अटेंशन रिक्वायर होती है कि उसकी अटेंशन ज़रूरी होती है, चीज़ों को समझने के लिए वो इंडिविजुअल, वो बच्चा वहाँ पे क्लोज़ अटेंशन जो है वो नहीं दे पाता। ठीक है जी? जहाँ पे क्लोज़ अटेंशन की ज़रूरत होती है, वो बच्चा वहाँ पे क्लोज़ अटेंशन नहीं दे पाता, वो केयरलेस मिस्टेक करता है, वो स्कूल का वर्क हो सकता है उसका, वो उसका जो है वो कोई भी जॉब जहाँ पे वो कर रहा है, वो एनवायरनमेंट हो सकता है या कोई भी दूसरी एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहा है, तो वो उसका जो है कोई भी काम कर रहा है तो उसमें केयरलेस मिस्टेक हो सकती है उससे और दूसरी क्या चीज़ है कि क्लोज़ अटेंशन देने में उसको नाकामी होती है कि वो चाहते हुए भी क्लोज़ अटेंशन किसी भी चीज़ को नहीं दे पाते। जिस चीज़ में आपने कोई डिटेल समझना हो या आपकी अटेंशन रिक्वायर हो, वो उन चीज़ों को नहीं कर पाते। सेकंड हमारे पास है often has difficulty sustaining attention in tasks और play activities कि किसी भी टास्क जिसमें आपको अटेंशन को मेंटेन रखना कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़रूरी है, वो अपनी अटेंशन को वहाँ पे मेंटेन नहीं रख पाते। उनको फोकस को मेंटेन रखने में डिफ़िकल्टी आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो क्लास में बैठे हैं तो लेक्चर के दौरान वो प्रॉपरली ए टू ज़ेड टीचर की जो बात है उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते, उस पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते, उनकी कॉन्संट्रेशन जो है वो वहाँ पे मेंटेन नहीं रहती। सेकंडली क्या है कन्वर्सेशन के बैक टू बैक जो कन्वर्सेशन होती है या 2 लोगों के दरमियान में जो भी गुफ्तगू हो रही होती है, उसमें उसको ज़रूरत होती है या ये ज़रूरी है कि सामने वाले की बात को समझने के लिए हम उसकी बात को गौर से सुन रहे हों, तो ये पर्सन नहीं कर पाते। सेकंड क्या है लेंथी रीडिंग कोई भी चैप्टर है, कोई रीडिंग है जिसको वो स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अटेंशन की वजह से वो पिछली चीज़ों पे उनका फ़ोकस नहीं रहता या सम टाइम वो दरमियान में उनकी अटेंशन डाइवर्ट होती है तो बात करने का जो मकसद होता है, वो उसी मकसद तक नहीं पहुँच पाते, वो उसी मकसद को ही हासिल नहीं कर पाते। इस वजह से फिर क्योंकि अटेंशन नहीं होती, तो उन्हें बात की समझ ही नहीं आती। तो इसी वजह से उनको ऐसे टास्क जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन, आपकी अटेंशन रिक्वायर होती है, उनको डिफ़िकल्टी आ रही होती है, उन जगह पे अपनी अटेंशन को मेंटेन रखने में। often does not seem to listen when spoken to directly कि जब भी कोई बात की जा रही है तो वो महसूस नहीं होता कि वो तवज्जो से किसी की बात सुन रहे हैं या गौर से किसी की बात सुन रहे हैं वो हमेशा जो है फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं ना बातों पे तो वो सामने वाला बंदा कुछ भी कह रहा है तो वो डायरेक्टली बात उनकी फोकस के साथ नहीं सुन पा रहे होते और ऐसा लगता है कि वो ज़हनी तौर पर किसी और जगह पे जो है वो मौजूद है यानी कि मेंटली वो प्रेज़ेंट नहीं है उस जगह पे, जहाँ पे वो जो बात की जा रही है। लेकिन उसके बाद क्या है नेक्स्ट
often does not follow through on instructions। क्या है कि कोई भी उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं तो वो उनको फॉलो नहीं कर पाते, या किसी भी काम को मुकम्मल करने में उनको नाकामी होती है। ये इंस्ट्रक्शन की बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए ये नहीं है कि उसको कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मौजूद हों, यानी कि वो फोकस की वजह से, अटेंशन की वजह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना कर पा रहे हों और अपने टास्क को कंप्लीट करने में उनको नाकामी हो रही हो, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में उनको नाकामी हो रही हो, या कोई भी टास्क को परफॉर्म करने में उनको नाकामी हो रही होती है, जिनमें इंस्ट्रक्शन जरूरी होती हैं और वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर ही नहीं पाते। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑफन हैज डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज की डिफरेंट एक्टिविटीज। क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं तो एक नॉर्मल बंदा कंसंट्रेशन के साथ काम करता है, बिल्कुल अटेंशन दे के, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ वो काम करता है। जबकि ये लोग चीजों को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि इनका फोकस ही नहीं चीजों पे होता, तो कैसी चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे और कैसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। तो इनको डिफरेंट चीजों को मैनेज करने में, डिफरेंट टास्क को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रहा होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑफन अवॉइड, डिसलाइक और इज रिलेक्टेंट टू एंगेज इन टास्क दैट रिक्वायर सस्टेन मेंटल एफर्ट्स। के ऐसे काम जहाँ पे एक मेंटल एफर्ट की जरूरत होती है, या जहाँ पे आपको अटेंटिवली बहुत अलर्ट होके काम करने की जरूरत होती है, या तो उन कामों से ये अवॉइड करते हैं, या उस काम को पसंद ही नहीं करते, या उस काम से ये अवॉइड, उससे जान छुड़वाने की सिंपली कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, रिलेक्टेंट में सिंपली हम यहाँ पे इसको जान छुड़वाने के मद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो किसी भी जगह से रिलेटेड काम हो सकता है। वो अगर वो बच्चा है तो स्कूल का काम हो सकता है, और अगर कोई वो प्रोफेशनल है या कोई जॉब कर रहा है, या 17 साल या इससे ज्यादा एज का वो पर्सन है, तो फिर उसकी जो एक उस एज के अकॉर्डिंग फिर जो उनकी जो भी जिस डोमेन में वो वर्क कर रहे होते हैं, फिर इन सिम्टम्स को हम उन डोमेन्स के साथ रिलेट कर लेते हैं कि वो काम है, फॉर एग्जांपल कि उनको कोई प्रेजेंटेशन बनाना अच्छा नहीं लगता, या उनमें ज़्यादा मेंटल एफर्ट की ज़रूरत होती है, कोई मीटिंग अरेंज करना, या मीटिंग प्लान करना, या उसको मैनेज करना उनको प्रॉब्लम आ रहा होता है, क्योंकि इसमें एक सारी चीज़ों को एक जिम्मेदारी के साथ रखना पड़ता है। सो ऐसी चीज़ों से या तो अवॉइड करते हैं, या फिर उन चीज़ों को डिसलाइक करते हैं। ऑफन लूजेस थिंग्स नेसेसरी फॉर टास्क और एक्टिविटीज। अब क्या है कि ऐसी चीजें जो कि अच्छा, इसको नेसेसरी भी पढ़ते हैं, इसको नेसेसरी भी पढ़ते हैं। तो वो चीजें जो कि आपको जरूरी होती हैं, या कोई भी इम्पोर्टेंट चीजें, उनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। या इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, अब इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में कोई मीटिंग आ जाएगी, कोई काम आ जाएगा जो कि करना जरूरी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल घर की कुछ सामान लाना हो, या कोई बिल पे करना हो, या किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना हो, या कोई भी काम हो जो इम्पोर्टेंट काम है, उसको भी वो लोग भूल जाते हैं। और इसके साथ साथ अपनी जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, अगर वो बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल की कोई भी चीज हो सकती है जो कि बैग में होती है, एक स्टूडेंट को जिन चीजों की जरूरत होती है, और उनमें कोई भी इम्पोर्टेंट चीज कभी भी कहीं भी गुम कर देते हैं ये बच्चे। या उसके बाद कोई भी टूल, उनके वॉलेट हो सकता है, कोई भी की हो सकती है, कोई भी पेपर वर्क हो सकता है, आई ग्लासेस, कुछ भी, मोबाइल फोन, कोई भी चीज कहीं भी घुमा देते हैं, या कहीं भी इनसे कोई चीज गुम हो जाती है। और जो है वो जो बड़े होते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो भी अपनी जो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो नहीं कर पाते। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एच, ऑफन इजीली डिस्ट्रैक्ट बाय एक्सट्रेनियस स्टिमुलाई, के बैरूनी चीज कोई भी, या कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा, उनकी अटेंशन को आसानी से डाइवर्ट कर देता है। और बाज औकात जो बड़े लोग होते हैं, बच्चे छोटी छोटी चीजों पे बिल्कुल उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। जबकि अगर हम बड़ों की बात करें तो फिर वो कोई एक्सटर्नल चीज उनकी चीजों को ना भी डाइवर्ट करे, लेकिन वो अनरिलेटेड थॉट्स में उलझे हुए रहते हैं, कि कोई ना कोई ऐसी ख्यालात जो कि उनको उलझाए रखते हैं। सेकंड क्या है, ऑफन फॉरगेटफुल इज इन डेली एक्टिविटीज, की जो डेली एक्टिविटी उनकी होती है उसको भी ये भूल जाते हैं।
अब डेली एक्टिविटीज में बहुत से काम हो सकते हैं जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिस तरह हमने बात की, जो कि जो छोटे हैं तो वो अपनी स्कूल से रिलेटेड चीजों को भूल जाएंगे, जबकि जो बड़े हैं तो वो अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं, सिंपली आप इसको समझें, तो वो भूलना शुरू हो जाते हैं, वो भी उनको याद नहीं रहती कि हमने ये काम करना है। ठीक है। अब जितने हमने ए से आय तक जितने भी सिम्टम्स पढ़े हैं, इन सिम्टम्स में से बड़े जो लोग होंगे, यानी कि 17 साल या 17 से ज्यादा उम्र के लोग होंगे, इनके लिए 5 या 5 से ज्यादा अलामतों का होना जरूरी है। जबकि 17 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई से 6 अलामतों का होना, अलामात का होना या सिम्टम्स का होना जरूरी है 6 मंथ्स के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आते हैं हाइपर एक्टिविटी पे। हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। अब इसमें भी क्या है कि कोई जिन सिम्टम्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें से 6 और मोर सिम्टम्स होंगे 6 मंथ के लिए प्रेजेंट होना जरूरी है। किन के लिए? 17 ऑफ एज जो लोग हैं, उससे जो लेस देन 17 है, उनके लिए 6 मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 6 सिम्टम्स फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जबकि जो मोर 17 और मोर देन 17 है, उनके लिए 5 और मोर सिम्टम्स फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इनका प्रेजेंट होना जरूरी है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी को डायग्नोज करने के लिए। और ये जो सिम्टम 6 मंथ के लिए प्रेजेंट होंगी, ये आपके डेवलपमेंटल लेवल के साथ क्या कर रही होंगी? इनकॉन्सिस्टेंट विद डेवलपमेंटल लेवल। इसका क्या मतलब है कि जिस लेवल पे जो चीजें होनी चाहिए उसके साथ तजाद होगा, उसके साथ इख्तलाफ होगा। कि अगर 5 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा या 12 साल का बच्चा इतने काम कर सकता है जितना एक नॉर्मल बच्चा काम कर सकता है, ये बच्चा हाइपर एक्टिविटी उसको है, तो वो जितना 10 साल का 12 साल का बच्चा एक्टिव होता है उससे बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। दूसरा ये है कि अगर हम बात करें इन अटेंशन में, तो उसमें भी यही है कि वो 10 साल के बच्चे को या 12 साल के बच्चे को जितनी अटेंशन देनी चाहिए चीजों पे, वो उतनी अटेंशन नहीं दे सकेगा। ठीक हो गया। ओके। और ये जो चीजें होंगी, ये जो जितने भी सिम्टम्स होंगे, इनकी वजह से इनकी जो लाइफ की जो डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइफ है, उनकी सोशल लाइफ है, उनकी एकेडमिक लाइफ है, और उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, इनमें जो एक्टिविटीज होती हैं उन पे नेगेटिवली इम्पैक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR। वही बात जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये किसी भी और फैक्टर की वजह से प्रेजेंट ना हो, कि किसी बिहेवियर फैक्टर की वजह से या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर ना हो इनके सिम्टम्स के शो होने का, बल्कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए इन इसी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही हूँ, जबकि कोई और फैक्टर ना हो उसमें, तो फिर ही हम इसको डायग्नोस करते हैं। और हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 17 साल से ज्यादा एज के जो बच्चे होंगे उनके लिए 5 और मोर सिम्टम्स का प्रेजेंट होना जरूरी होता है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। चलें जी, इसके भी सिम्टम्स को देख लेते हैं। अब जिन सिम्टम्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें भी 6 और मोर सिम्टम्स इनके लिए बड़े लोगों के लिए 17 साल, सॉरी छोटे लोगों के लिए, जो कि छोटे बच्चों के लिए, यानी कि जो 17 साल से कम उम्र के लोग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए 6 से ज्यादा सिम्टम्स का जाहिर होना जरूरी होता है। और जो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को ये चीजें याद रह जाएं। और 5 सिम्टम्स जो होंगे वो 17 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हम डायग्नोज करते हैं 6 महीने के टाइम के लिए। ठीक हो गया। इससे कम होगा तो हम उसको डायग्नोज नहीं करेंगे, या इनसे कम सिम्टम्स होती हैं तो भी फिर इस क्राइटेरिया में ये चीजें नहीं आएंगी। सिम्टम्स कम से कम आपके ये जितने बताए गए हैं दोनों में उतने होना जरूरी है। बाकी सम टाइम किसी को इन अटेंशन भी हो सकता है, किसी को हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है, तो फिर हम उनको स्पेसिफिकली उसी टाइप के साथ डायग्नोज कर देते हैं। चलें जी, हम आते हैं जी सिम्टम्स की तरफ। ऑफन फिजिट्स विद और टैप्स हैंड्स और फीट, ये क्या काम करते हैं कि इनके जो
हाथों को बार बार आपस में रगड़ना या क्लैपिंग करना या हाथों को थपथपाना और पैरों की मुसलसल मूवमेंट करते रहना या मुसलसल हलचल में रहना या फिर एक जगह जो है वो टिक के ना बैठना, ये इनमें चीज होती है। और ऑफन लीव सीट इन सिचुएशन व्हेन रिमेनिंग सीटेड इज एक्सपेक्टेड, कि ऐसी जगह पे जहाँ पे बैठे रहना जरूरी होता है, या जैसे कोई मीटिंग हो रही है, कोई रिजल्ट अनाउंसमेंट है, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बैठना जरूरी है, आप कहीं सफर कर रहे हैं तो बस में बैठे हुए हैं या गाड़ी में बैठे हुए हैं, जहाँ पे बैठना जरूरी है उस जगह पे भी ये प्रॉपरली नहीं बैठ पाते और बार बार अपनी जगह से खड़े होते हैं। या क्लासरूम है तो बार बार अपनी जगह से खड़े होंगे, क्लासरूम में या तो अपनी चेयर से उठ के बार बार जगह चेंज करते रहेंगे या फिर क्लासरूम से ही बाहर हो जाएंगे। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अपनी चेयर पे बैठ के काम करना इनके लिए क़यामत से कम नहीं होता, तो वो भी प्रॉपरली चीजों को नहीं कर पाते। या मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे आपको बैठ के काम करना होता है, तो ये वहां पे नहीं कर पाते। ये क्या करते हैं, ऑफन रन्स अबाउट और क्लाइम्स इन सिचुएशन वेयर इट इज इनअप्रोप्रिएट, कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उछलना कूदना भागना दौड़ना एक्सेप्टेबल नहीं होता, ऐसी सिचुएशन में भी ये लोग चहलकदमी कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, कि उस जगह पे भी ये लोग सुकून से नहीं बैठ पाते। और अगर हम बड़ों की बात करें तो उनमें लिमिटेड फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स ऑफ रेस्टलेस जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो ये फिर भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं प्रॉपर वे में। ये सॉरी अनएबल टू प्ले और एंगेज इन लेयर एक्टिविटीज क्वाइटली, के ऐसी एक्टिविटी वन अनएबल टू प्ले और एंगेज इन लेयर एक्टिविटीज क्वाइटली, कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि जिसमें एक पर्सन जो है वो लेयर एक्टिविटीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिसे आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको आप नॉर्मली या फुर्सत के टाइम में परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज में ये लोग जो है वो इंगेज नहीं हो पाते, क्योंकि इनमें इतने ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं कि इनके लिए कोई स्पेसिफिकली चीज ऐसी होती नहीं है जिससे ये लोग खुशी हासिल करें या जिसमें ये लोग इंगेज हों, क्योंकि बाद लम्हा पर लम्हा इनकी अटेंशन भी डाइवर्ट होती है और ये इतने एक्टिव होते हैं कि टिक के बैठ के सुकून से कुछ देर के लिए कोई काम कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, is often on the go, acting as if driven by the motor, unable to be or uncomfortable being still फॉर एक्सटेंडेड टाइम। अच्छा, यहाँ पे भी ये है कि अनकंफर्टेबल जो है वो खुद को फील करते हैं अगर कुछ ज्यादा टाइम के लिए यानी किसी जगह पे रुकना पड़ जाए या कुछ ज्यादा टाइम के लिए वो प्रॉपरली एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सकें, तो ऐसी सिचुएशन में भी खुद को ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमेशा मूवमेंट करते रहें। बहुत ज्यादा बातें करते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, ऑफन टॉक्स एक्सेसिवली। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन ऑफन ब्लर्ट्स आउट एन आंसर बिफोर अ क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड, कि क्वेश्चन के कंप्लीट होने से पहले यानी कि बात को प्रॉपरली सुनने से पहले समझने से पहले ही रिस्पॉन्स कर देते हैं। मोस्ट एडवांस जिस तरह से कहते हैं कि अगला बंदा उसके मकसद को ही नहीं समझते कि वो सामने वाला बात कर क्या रहा है, फौरन जवाब दे देंगे। अच्छा जी, और complete a people sentence cannot wait for turn in conversation, के वो ये नहीं देखते कि लोगों अपना सेंटेंस कंप्लीट कर ले और ना ही उनकी जो कन्वर्जेशन होती है उसके कंप्लीट होते हुए या अपनी बारी का इंतजार कर लें, ऐसा नहीं होता, बल्कि उनकी बात को दरमियान से ही काट के उनके क्वेश्चन को प्रॉपर सुने बगैर ही वो लोग जवाब देना शुरू कर देते हैं। अपनी बारी का इंतजार करने में इन लोगों को डिफिकल्टी होती है, ऑफन हैज डिफिकल्टी वेटिंग हिज और हर टर्न। ठीक है, लाइन में खड़े हैं तो वो प्रॉपरली अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकेंगे और हमेशा ये दूसरों की मामलात में, दूसरों की चीजों में मुदाखलत पैदा करते हैं, उनको इंटरप्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चलें जी, ये नॉर्मली इन सिम्टम्स को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जिन सिम्टम्स को डिस्कस कर लिया है इनमें से 6 और मोर सिम्टम्स का होना जरूरी है, बाकी चीजों को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है बी। ए के पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आ जाते हैं बी पे। ये भी क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR। सेवरल inattentive or hyperactivity impulses were present prior to age
12 ईयर्स, यानी कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं इन अटेंशन के भी और हाइपर एक्टिविटीज के भी जो कि आपको 12 साल की एज से पहले ही जाहिर हो जाते हैं, या 12 साल की उम्र से पहले ही आपको उन सिम्टम्स के बारे में पता चल जाता है। बहुत से होते हैं ऐसे। Several inattentive और hyperactivity symptoms are present in 2 or more settings। अब इनकी वजह से उनकी 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो होना ज़रूरी होती हैं, ठीक है, डिस्टर्ब होना ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से वो उनकी होम है एट होम एक्टिविटीज़ होती हैं वो, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ, घरेलू ज़िंदगी को नॉर्मली हम पर्सनल लाइफ में एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्कूल लाइफ है उनकी, या उनकी जो सोशल लाइफ है, या दूसरी दोस्तों के साथ मिलना, या रिश्तेदारों के साथ मिलना, तो ये सोशल लाइफ में आ जाएगा, या दूसरी एक्टिविटीज। तो इनमें से 2 या 2 से ज्यादा सेटिंग का डिस्टर्ब होना, और जो सिम्टम्स हैं वो 6 महीने से पहले, 12 साल की एज से पहले ही जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद इन अटेंटिव, यानी कि वन में हमने ए में हमने 1 एंड 2 दोनों को डिस्कस किया था, तो उन दोनों की बात हो रही है कि उन दोनों में जितनी भी अलामात होंगी उनकी वजह से 2 या 2 से ज्यादा सेटिंग जो है उनकी डिस्टर्ब होंगी। और ये जो सिम्टम्स होंगे ये तो बता दिया कि 17 साल की एज हो तो जो है वो इतनी सिम्टम्स का होना जरूरी है, 17 से कम हो तो इतने सिम्टम्स का होना जरूरी है। लेकिन ये सिम्टम्स अपीयर कब होते हैं? मोस्टली ये जो सिम्टम्स होते हैं ये 12 साल की एज में पहुंचने से पहले तक एक बच्चे में ये सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं, यानी कि 12 साल की एज से पहले तक आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। उस साल में पहुंचने तक उसमें ये सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं और आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं अगर वो क्राइटेरिया को मीट अप कर रहा है तो। इसके साथ साथ मेजर क्या चीज है कि there is clear evidence that the symptoms interfere with or reduce quality of social, academic, occupational functioning। इसकी वजह से आपकी जो फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब हो, उस पर भी इन्फ्लुएंस आता है। तो ये अगर तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है तो भी ये चीज भी जरूरी है उसको डायग्नोज करने के लिए। पहले तो हम देखेंगे सिम्टम्स हैं कितने हैं, फिर किस एज से शुरू हो रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए, उसकी वजह से उसकी किस किस डोमेन में इन्फ्लुएंस आ रहा होता है, और इन्फ्लुएंस किस हद तक हो, क्योंकि उनकी नॉर्मल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाए फिर हम उसको करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज के जो सिम्टम्स होंगे वो किसी भी दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर अपेयर होते हैं तो फिर हम इसको डायग्नोस नहीं करेंगे। वो स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई भी अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, या कोई मर्जी डिसऑर्डर इस टाइप का, तो क्या होगा कि इसमें इसके साथ हम उनको डायग्नोस नहीं करते, ठीक है जी। अगर इनके दौरान ये सिम्टम्स शो हो रही हैं तो फिर हम इनको इनके साथ डायग्नोस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कंबाइंड प्रेजेंटेशन में। क्या है कि अगर ए यानी कि A1 में क्या, A1 में अटेंशन आ जाएगी और A2 में आ जाएगा जी हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, आर मेट फॉर द 6 मंथ। अगर ये दोनों जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा है वो 6 मंथ के लिए है तो फिर हम उसको प्रॉपर ADHD डायग्नोस करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर एक पर्सन में A1 यानी कि इन अटेंशन के सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं और उसका क्राइटेरिया है कि 6 या 6 से ज्यादा सिम्टम्स जो है वो जाहिर हो रहे हैं 6 मंथ के लिए, बट क्राइटेरिया A2 यानी कि हाइपर एक्टिविटी उसके सिम्टम्स आपको नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल भी रहे हैं तो जितने होने चाहिए उससे कम है, या जितना टाइम है उतने टाइम से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको कहेंगे कि ये जो डिसऑर्डर है इसको हम पढ़ेंगे प्रीडोमिनेंटली इन अटेंटिव प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन में अगर क्राइटेरिया यानी कि A1 एंड A2 हो, आप उसका क्राइटेरिया मीट कर रहा हो, लेकिन A1 के जो जितने भी सिम्टम्स हैं उनमें से या तो वो 6 होने चाहिए ना 6 मंथ के लिए,
या तो वो पूरे सिम्टम्स ना हो या फिर वो पूरे क्राइटेरिया को मीट ना कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको कहते हैं प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन। ये है जी हमारा टोटली DSM-5 के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया कि हम जब किसी क्लाइंट को डायग्नोज करते हैं ADHD वाले को तो किस तरह से करते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।